गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वेरी सर। वेरी गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। बेटा जरा फटाफट ये क्वेश्चन चार करते रहो, जल्दी से इसको फिनिश करो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास। चारों फंक्शन में आपको डोमेन निकालना है। अगर आपको पॉसिबल हो तो रेंज भी निकाल देना, मुझे कोई इशू नहीं है। डोमेन मैंने बोला है कंपलसरी है, रेंज निकालना आपकी मर्जी है, आप निकाल दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। चार पार्ट है तो यू कैन टेक अराउंड 4 मिनट्स टाइम एट द मैक्स। फर्स्ट का आ गया डोमेन, ए पार्ट का। यस सर। फर्स्ट ए पार्ट का डोमेन क्या है? ये फंक्शन को डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? रूट डिफाइंड होगा जब x माइनस मॉड x पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, बट x माइनस मॉड x जीरो नहीं हो जीरो सकता नहीं है हो सकता। बिकॉज इट इज इन डिनोमिनेटर। तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब है कि मॉड x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन x होनी चाहिए। ऐसा कब होता है? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। अगर x नेगेटिव है तो नहीं होता ऐसा। अरे सर मॉड फिर x। मॉड एक्स लेस देन तो नहीं होगा, तो एक्स अच्छा लेस देन मॉड एक्स। अच्छा अच्छा, लेस देन था क्या? ओके ओके ओके, हाँ सही बात है, कभी भी नहीं होगा जी, क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x x के इक्वल होता है, अगर x नेगेटिव है तो मॉड x x से बड़ा होता है। इट इज नेवर पॉसिबल। नेवर पॉसिबल मतलब इसकी रेंज और नल सेट। डोमेन। हाँ तो रेंज डोमेन आ गई नल सेट, और रेंज भी क्या आ गई? डोमेन तो आ गया नल सेट। तो रेंज क्या है? अगर किसी फंक्शन का डोमेन नल सेट है तो रेंज भी क्या आएगा? नल सेट ही आएगा नल ना। सेट नल सेट। रेंज भी नल सेट है। एनीवे गो अहेड। व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट में जस्ट इसी का कन्वर्स है, इसी का यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री बोलो। एक्स माइनस मॉड एक्स या मॉड एक्स माइनस एक्स है, तो यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन होने नेगेटिव के लिए क्या? नंबर्स आए। मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए, है ना। दैट मीन्स यस एक्स सर। बिलोंग्स टू नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी टू इनफिनिटी टू जीरो। ओपन। 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 तो ये डोमेन हो गया जी, चलो अच्छी बात है। अब रेंज की बात बता दो, रेंज क्या होगा? डोमेन तो ये हो गया, रेंज क्या होगा? बता सकते हो रेंज क्या होगा? अब ऐसे सोचो आप कि अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो वेरी कर रही है, ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड x माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? x नेगेटिव है तो मॉड x क्या है बेटा? ये -2x हो जाएगा ना। अरे मॉड x नेगेटिव x हो जाएगा ना अंडर दिस कंडीशन। ये यस सर। ये -2x हो गया। और x अगर माइनस इन्फिनिटी से जीरो है तो माइनस एक्स का कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? माइनस एक्स जो है वो जीरो से इन्फिनिटी वेरी करेगा। यस सर। तो -2x भी जीरो से इन्फिनिटी वेरी करेगा। यस सर। और अगर इसका हम रूट ले ले, रूट, तो रूट ऑफ -2x कहाँ वेरी करेगा? जीरो से इन्फिनिटी वेरी करेगा। यस सर। और अगर इसका रेसिप्रोकल करें, इसका मतलब अपन क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि मॉड एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर रूट की वैल्यू लाई कर रही है जीरो से लेके इन्फिनिटी। बोले एग्रीड और नॉट? अग्रीड सर। फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स होती है या नहीं होती है? रेसिप्रोकल फंक्शन कैसा फंक्शन है? y इज इक्वल टू 1/x फंक्शन की बात करो तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। y प्राइम हो जाएगा -1/x² विच इज लेस देन जीरो, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। रेसिप्रोकल फंक्शन ऑपरेट करो तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? ये जीरो मतलब जीरो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी।
हाँ, तो लेस का क्या हो जाएगा, ग्रेटर, और ये आएगा 1/√ऑफ क्या आया, मॉड एक्स मॉड एक्स माइनस माइनस एक्स। एक्स। यहाँ ग्रेटर, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या आ गया, 0। जीरो। तो फाइनली आपका क्या आया रेंज, एफ एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं, 0 से लेके जीरो कहाँ टू तक, इंफिनिटी। इन्फिनिटी। ये रेंज आ गया, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 ओपन से इन्फिनिटी। तो अभी हमने रेंज की बात कुछ बताई नहीं, बट जितना बेसिक्स आप जानते हो उससे रेंज निकाल भी सकते हो, जो आसान फंक्शन है उनका रेंज निकाल सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड में थोड़ा सा आपको और चीजें लर्न करनी। एनीवे, सी और डी पार्ट का आंसर जल्दी से कर जाओ क्विकली। सी पार्ट हो गया, यस सर। क्या क्या किया सी पार्ट में, सर वो -1 से 1 हो जाएगा, 3 माइनस मॉड x/2। यस सर। वेरी राइट, वेरी राइट। क्योंकि ये मॉड तो हमेशा ही डिफाइंड होता है, मॉड एक्स का डोमेन तो ऑल रियल होता है। तो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू साइन इनवर्स की डोमेन में होनी चाहिए ना, कंपोजिशन फंक्शन है तो 3 माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, दिस शैल लाई बिटवीन -1 क्लोज्ड टू +1 क्लोज्ड। अब इसके बाद इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनइक्वालिटी नहीं चेंज हो रही है। फिर क्या करते हैं, 3 सब्ट्रैक्ट कर दें, -3। यस सर। 3 सब्ट्रैक्ट। -5 लेस देन इक्वल टू नेगेटिव मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू -1। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। मॉड एक्स अगर 1 से 5 है तो एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -5 to -1 यूनियन 1 to 5। दैट्स वेरी ग्रेट। तो ऐसे यस सोचो सर। कि मॉड एक्स मतलब 0 से एक्स का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0 इज 1 आर ग्रेटर एंड लेस देन 5। तो 0 से 1 यूनिट से ज्यादा डिस्टेंस पर, तो 0 से 1 यूनिट पर कौन सी नंबर है, एक 1 है और एक -1 है। तो इससे ज्यादा डिस्टेंस पर मतलब इसके राइट में और इसके लेफ्ट में। और 5 यूनिट से कम डिस्टेंस, 0 से 5 यूनिट पर कौन सी नंबर है, 5 है, और दूसरी नंबर कौन सी है, -5 है। तो -5 से क्लोजर और 1 से लार्जर, तो ये इंटरवल आया, ये आ गया, और इधर में -1 से लेके -5। आई होप यू गॉट इट। तो यहां से आ गया x बिलोंग्स टू -5 to -1 क्लोज्ड यूनियन 1 to 5। अगर आप डिस्टेंस वाले मेथड से सोचोगे तो इमीडिएटली आप वर्बली आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। अगर आप वैसे नहीं सोचते हो तो दूसरा तरीका बहुत सिंपल है कि इसके दो केसेस होंगे। अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x क्या हो गया, x, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू 1 to 5 आ गया, है ना। और अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है बेटा तो मॉड x -x हो जाता है, तो आ जाएगा -x लाइज बिटवीन 5 to 1। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, है कि नहीं। तो -1 से मल्टीप्लाई करो तो -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -1। तो आ गया x बिलोंग्स टू -5 to -1। ये दो केसेस हैं, आइदर x इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों का यूनियन ले लिया तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, -5 से -1 यूनियन 1 to 5। तो सेम आंसर यू विल गेट फ्रॉम हियर ऑल्सो। तो ये सी पार्ट भी होगी। अब अगर मैं बोलूं रेंज क्या होगी इसकी, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सर -π/2 to π/2। मतलब तू मेरे से पूछ रहा है कि बता रहा। सर क्योंकि डोमेन तो -1 से 1 ही है, तो फिर रेंज भी बस सेम आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आप बोलते हो कि x इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि 3 माइनस मॉड एक्स वेन एवर एक्स वेरीज इन दिस इंटरवल,
3 minus mod x by 2, this takes value from -1 closed to 1 closed, और ये सारी वैल्यू लेगा। जैसे इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब x +-1 हो जाएगा तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी। -1 कब होगी, जब x की वैल्यू +-5 हो जाएगी, तो ये पूरे एक्सप्रेशन -1 भी हो जाएगा। और कंटिन्यूअस फंक्शन है तो -1 से 1 सारी वैल्यू लेगा, बिकॉज दिस फंक्शन इज केपेबल ऑफ टेकिंग ऑल वैल्यू बिटवीन -1 to 1। नाउ यू अप्लाई साइन इनवर्स। साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है, साइन इनवर्स फंक्शन जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि साइन एक्स भी कैसा फंक्शन है, प्रिंसिपल डोमेन में साइन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, तो इनवर्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, तो साइन इनवर्स -1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर फंक्शन ही आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ दिस लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, मान लो ये एंगल अल्फा होता है और ये एंगल क्या है, मान लो ये बीटा है। साइन इनवर्स 1 अल्फा है, मतलब साइन अल्फा क्या है, 1 है। साइन अल्फा 1, साइन अल्फा 1 कब होता है, अल्फा की वैल्यू π/2। और साइन बीटा -1, किस एंगल का साइन -1 होता है, -π/2। तो आ गया तुम्हारा, ये हो गया बीटा हो गया -π/2 और अल्फा क्या हो गया, π/2। तो ये हो गया आपका, ये प्रिंसिपल डोमेन में ये कंडीशन आ गई। ठीक है, रेस्ट जो उसकी टिपिकलिटीज है कि साइन अल्फा 1 है तो अल्फा π/2 ही क्यों होगा, 5π/2 क्यों नहीं हो सकता वगैरह, वो सारी बातें इनवर्स फंक्शन करेंगे तो समझ में आएगा। अभी से प्रिंसिपल डोमेन -π/2 to π/2, दैट्स आंसर। डी, डी पार्ट में व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। अच्छा, ये इसका मतलब है, इसका मतलब आप लोगों ने कल क्वेश्चन किया नहीं था जो मैंने क्वेश्चन बोले थे करने के लिए, है ना। हो गया सर। क्या केस में x² को आप सर -∞ से -2, -1 से 1 एंड 2 to infinity। x², हाँ x² को आप mod x का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो आप सीधे बोलोगे कि ये क्वांटिटी में mod x का स्क्वायर माइनस ट्रिपल ऑफ mod x प्लस 2 हैज टू बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। फैक्टर हो रहा है ये, mod x -1 इंटू mod x -2 हैज टू बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास जो आएगा वो आएगा, दो क्रिटिकल पॉइंट है 1 एंड 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब mod x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 एंड और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बोलो यही है ना। इधर वाला पार्ट सारा डिस्कस हो चुका, तो मैं ये सारा रिमूव कर रहा हूँ। आई होप नोबडी हैज एनी इश्यू। इसको हटा दो बेटा। यस सर। अब यहां से क्या आया, mod x लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, mod x लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, X belongs to -1 to 1 x बिलोंग्स टू -1 टू +1 क्लोज्ड। close और mod x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू -∞ to जी, हाँ, 0 से x का डिस्टेंस 2 या 2 से ज्यादा है, मतलब -∞ टू -2 क्लोज्ड -2 closed यूनियन union 2 to क्लोज टू 2। close to infinity। एंड देन, और मतलब ये दोनों का आपने क्या लेना है, यूनियन लेना है। द मोमेंट यू टेक यूनियन यू गेट द आंसर। और यूनियन लेने में कोई दिक्कत है नहीं, सीधे सीधे दिख रहा है वैसे तो। ये एक -2 इधर है और ये 2 इधर है और यहाँ पर -1 है और इधर में 1 है, इधर में 1 है और इधर में -1 है। तो आ गया जी। ये इंटरवल भी आएगा आपका यहाँ से यहाँ तक, ये इंटरवल भी है। और 2 से राइट साइड का पूरा इंटरवल है और -2 से लेफ्ट साइड का पूरा इंटरवल है। सबका यूनियन लेंगे तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 क्लोज्ड यूनियन -1 से 1 क्लोज। ये डिसजॉइंट सेट है तीनों, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये बात आई किसकी, ये डोमेन आया, इसका रेंज क्या होगी बोलो।
All real. Positive real. बिकॉज अंडर सच रिस्ट्रिक्शन जब जब एक्स की वैल्यू यहाँ होगी तो क्या आपने बोला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिया ना कि Yes, sir. एक्स स्क्वायर माइनस ट्रिपल मॉड एक्स प्लस 2 ये है 0 से इंफिनिटी लाई कर रहा है। अब इसका रूट ले लोगे तो रूट ऑफ 0 0 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ट्रिपल मॉड एक्स प्लस 2 लेस देन इंफिनिटी का रूट इंफिनिटी। तो रेंज ऑफ फंक्शन आ गया 0 क्लोज टू से इंफिनिटी। या ऐसा भी क्लेम कर सकते हो कि भाई इस फंक्शन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम क्या होगी 0, मैक्सिमम अनबाउंडेड है इंफिनिटी तक जा रहा है, और ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि मॉड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो दोनों का कंपोजिशन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, मिनिमम 0 मैक्स इंफिनिटी, तो ये पूरा 0 से इंफिनिटी सारी वैल्यू लेगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। फिर रूट ले लो तो रूट 0 0 रूट इंफिनिटी इंफिनिटी आंसर भैया। ठीक है जी। तो ये है कि बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस अगर आपको मिलते हैं जो ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो उनका डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, स्पेशली डोमेन की बात कर रहे थे। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा रेंज पे डिस्कशन कर लेते हैं। रेंज की बात चलो, डोमेन के साथ साथ ही रेंज पे आएंगे। कहीं पर एक क्वेश्चन में जहां पर मुझे लगेगा सुइटेबल वहां पर मैं रेंज ओपन करूंगा। हाँ जी, पहले इसका आंसर कर दो, इसका डोमेन बताना आपको। दोनों क्वेश्चन है, सर डोमेन सिर्फ माइनस फाइंड 4 करना। टू पाई, माइनस हाँ 4 टू माइनस पाई यूनियन 4 टू पाई बोथ क्लोज्ड। क्या बोला, माइनस -4 to -π union माइनस 0 to 4 π. टू माइनस पाई 0 टू पाई ऑल क्लोज्ड। करेक्ट। अगला भी आंसर कर दो। इसमें डेफिनेटली आपने इस फंक्शन का भी डोमेन निकाला, इसका भी डोमेन निकाला, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लिया होगा। इसका डोमेन तो सबको क्लियर दिख रहा है, 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो आ गया x बिलोंग्स टू -4 to 4। या x की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज 4 से कम होनी चाहिए, और इसका साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए तो आप सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ इसी इंटरवल में, ओनली इन दिस इंटरवल ट्राई टू फिगर आउट वेयर व्हेन द साइन एक्स इज पॉजिटिव। -4 से 4 के बियॉन्ड देखने की जरूरत ही नहीं। तो आपने -4 और 4 में देखना है, तो यहाँ पर 0 है, ये पाई है, और ये 2 पाई है। क्योंकि साइन के ग्राफ के लिए हमें पाई और 2 पाई मार्क करना पड़ेगा। इधर माइनस पाई है और इधर -2 पाई। तो साइन का ग्राफ अगर आप मैप करते हो तो साइन इधर पॉजिटिव है ऐसा, साइन टेक्स पॉजिटिव वैल्यू हियर एंड देन इट टेक्स नेगेटिव वैल्यू इन द सेकंड साइकिल, हियर इट इज नेगेटिव वैल्यूज एंड देन इट टेक्स पॉजिटिव वैल्यू हियर। और हमें -4 मार्क करना है इस इंटरवल पे। -4 कहाँ है बोलो, -4 कहाँ है, पाई से, माइनस पाई से लेफ्ट, माइनस पाई मतलब -3.14, -3.14 है रियल लाइन पे, इसके लेफ्ट में यहाँ कहीं होगा -4। और +4 कहाँ है, +4 यहाँ पाई के राइट साइड में हो गया। Right side में. तो इस इंटरवल में मीन्स आपको ये पूरा इंटरवल की विल ओनली फिगर आउट दिस इंटरवल, ये वाला ये इंटरवल, इस इंटरवल में आपको देखना है कि साइन कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू जनरेट कर रहा है, साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव है, वही आंसर आ गया आपका। तो क्या आया मिला आपका आंसर, -4 to -π union. माइनस 0 to फोर π. से माइनस पाई आ गया, एक तो ये इंटरवल आ गया, एक 0 क्लोज से लेके कहाँ तक आ गया, पाई तक आ गया, Π. जहां पर साइन की वैल्यू नॉन नेगेटिव है, 0 है या तो पॉजिटिव है। तो फाइनल आंसर आया x बिलोंग्स टू, बोलिए, -4 to -π क्लोज्ड यूनियन
0 close to pi close to. नेक्स्ट, अगले पार्ट की बात करो। फिर 2n pi minus pi by 2 to 2n pi plus pi by 2 closed where n belongs to integer. क्या क्या आर्गुमेंट है बताओ। So cos of sin x is greater than or equal to 0 and sin of cos x is greater than or equal to 0. वेल डन। कोसाइन ऑफ sin x has to be greater than equal to 0 and sin of cosine x has to be greater than equal to 0। ये दोनों बातें होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अब ये दोनों होल्ड कब करता है? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दैट व्हाट वी आर सपोज टू डू, first of all you look at the first one, right? Sin x, cos and sin, draw the graph of cosine and sin both। कोसाइन का ग्राफ भी देखो और साइन का ग्राफ भी देखो। यहाँ पर मैं कॉस का ग्राफ बना रहा हूँ और साइन का भी ग्राफ बना रहा हूँ। ये दोनों ग्राफ को आपको एनालाइज करना है। कॉस का ग्राफ एनालाइज कर रहा हूँ मैं। कॉस आपको पता है, कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा ऐसे ही होता है ना? ऐसा होता है। ये 0 होता है। ये क्या होता है? ये कौन सा पॉइंट होता है? माइनस पाई बाई 2। नेगेटिव पाई बाई 2 होता है और ये पाई बाई 2 होता है। और साइन का ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे तो साइन का ग्राफ ऐसा हुआ, मतलब यहाँ से इंक्रीज कर तो ऐसा गया और फिर ये ऐसा आया। ये हो गया तुम्हारा पाई, ये हो गया 0 और इधर भी ले गए तो ऐसा हो गया, ये माइनस पाई। ये वैल्यू पाई बाई 2 पर 1 है और नेगेटिव पाई बाई 2 पर -1 है। दैट ऑल यू। नाउ द पॉइंट इज, कॉस फंक्शन को अगर मैं ये साइन एक्स को अल्फा मानता हूँ या टी मानता हूँ तो ये एक्चुअली कॉस टी पॉजिटिव बोल रहे हो आप। और टी कहाँ कहाँ लाई करेगा? टी बिलोंग्स टू -1 to 1। एग्रीड और नॉट? अरे x की वैल्यू कुछ भी है, साइन ऑफ x की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच ही होगी ना। यस सर। तो -1 से Yes. 1, मान लो ये फंक्शन हमारा cos t है, y इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ t है और इधर मैं t प्लॉट कर रहा हूँ इधर x एक्सिस पर। तो t कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? -1 से 1। तो -1 और 1 मार्क करो, कहाँ है? वेयर इज 1? पाई बाई 2 कितना होता है? पाई बाई 2 न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1.57। 1 से बड़ा है। तो यहाँ 2 से पर 1 हो गया और यहाँ पर -1 हो गया। अब -1 से 1 इंटरवल, अगर t की वैल्यू -1 से 1 है तो आप खुद देख सकते हो कि cos की वैल्यू क्या आ रही है। ये वैल्यू क्या है? cos 1 है। 1, cos 1 है, बोलो हाँ है ना? cos ऑफ 1 रेडियन। ये सारी वैल्यू cos की पॉजिटिव है ना? बोलो। यस सर। तो cos t इज पॉजिटिव ऑलवेज if t belongs to -1 to 1। हाँ जी सर। यस सर। Therefore, cosine t positive means x can be any real number. Because whatever be the value of x, sin x will lie -1 to 1. That means t will lie -1 to 1. And for the input -1 to 1, cosine of t is always positive. और ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड है। तो पहला टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो फर्स्ट टर्म का डोमेन क्या आ गया? ऑल रियल। बोलो एग्रीड और नॉट? हाँ जी सर। अब आ जाते हैं दूसरे की बात करते हैं। अब दूसरे की बात में साइन ऑफ कॉस एक्स, मान लो ये कॉस एक्स की वैल्यू यू है या थीटा है, मान लो कोई रियल नंबर थीटा है। तो साइन थीटा पॉजिटिव चाहते हैं, साइन थीटा पॉजिटिव, बट थीटा कहाँ है?
थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -1 रेडियन से -1 to 1। 1. अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी, इधर थीटा प्लॉट कर रहा हूं, ये साइन थीटा का ग्राफ है, देखो y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ है। और -1 कहाँ है, 1 कहाँ, 1 यहाँ है भाई, -1 यहाँ। -1 से 0 में वैल्यू साइन थीटा की क्या है, नेगेटिव आ रही है। ये देखो ये वैल्यू सारी नेगेटिव है, ये सारी वैल्यू नेगेटिव है। और 0 से 1 में सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है Positive है. कि अगर आप चाहते हो साइन थीटा पॉजिटिव, तो थीटा कहाँ लाई करना चाहिए, 0 to 1. हाँ थीटा 0 से 1 लाई करना चाहिए। अब थीटा अगर 0 से 1 लाई करना चाहिए, तो cos x की वैल्यू कहाँ लाई करनी चाहिए, कोसाइन x की वैल्यू 0 से 1 लाई करनी चाहिए, क्योंकि कोसाइन x को ही अपने थीटा लिया है ना। तो साइन ऑफ cos x पॉजिटिव होने के लिए cos x की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, 0 to 1 होनी चाहिए। और cos x 0 से 1 कब होता है, cos की वैल्यू 0 से 1 कब होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, -π/2 से π/2, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो x की वैल्यू प्रिंसिपली देखो, प्रिंसिपल देखो तो -π/2 से π/2 होनी चाहिए। बट इसको जनरलाइज कर दो ना, क्योंकि cos तो पीरियोडिक फंक्शन है, तो 2n π ऐड कर दो इसमें, तो क्या आएगा, 2n π -π/2 से लेके कहाँ तक, 2n π +π/2। तो फाइनल आंसर क्या है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो फाइनल आंसर क्या है, ये तो रियल सेट था, रियल सेट का इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ये तो सबसेट ही है रियल सेट का, तो ऑब्वियसली यही वाला आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, बोलो क्या लिखें, 2n π -π/2 टू 2n π +π/2 क्लोज इंटरवल यूनियन n बिलोंग्स टू Belongs to integer. integer. So this is your final domain of this function. सबको समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। No, sir. तो थोड़ा सा समझो कि आप कैसे, मतलब कि कैलकुलेशन करते समय ना कैसे एकदम बिल्कुल क्रिस्प तरीके से सोचो, एकदम थॉटफुली सोचो, ग्राफ का भी इस्तेमाल करो, अलजेब्राइक कैलकुलेशन भी करो, मतलब ज्योमेट्रिकली अलजेब्राइकली। जो बच्चा ज्योमेट्री अलजेब्रा ग्राफ हर चीज को मिक्स करके इस्तेमाल करता है ना, वो ज्यादा क्लियर और ज्यादा अच्छा सोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। इसका ध्यान रखना आपको, दैट्स इट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेंज, देखो जब रेंज निकालने की बात आती है, ये तो आपको पता है रेंज क्या है ना, रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, तो आप क्या बोलते हैं, सेट माइनस ऑफ, Set of outputs. Yeah, f images of x. सेट ऑफ ऑल f images of the function is called range function for all x belongs to domain of function। तो फंक्शन मतलब इसको अगर हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि r of f is defined as collection of y such that y is f image of x corresponding to all x which lie in the domain of Domain. function। So this is the technically definition of range। अब अगर ये रेंज की डेफिनेशन है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे कुछ नहीं, आप f इमेजेस निकालो। तो f इमेजेस निकालने के लिए आपको पहले क्या चाहिए होगा, पहले तो डोमेन चाहिए होगा ना जी। Yes, sir. तो रेंज निकालने का पहला स्टेप क्या है, डोमेन फाइंड Domain करना। निकालना। विदाउट फिगरिंग आउट द डोमेन यू कैन नेवर फिक्स द रेंज। तो टू फाइंड रेंज, वैसे थोड़ा बहुत बात पहले दिन बताई थी मैंने, टू फाइंड रेंज सबसे पहला क्या है, सबसे पहले क्या है, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। अब डोमेन जब आप फाइंड करते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब आप डोमेन फाइंड करते हैं तो दो बातें होंगी, या तो डोमेन फाइनाइट सेट होगा और डिस्क्रीट होगा। इफ डोमेन ऑफ फंक्शन इज फाइनाइट डिस्क्रीट, समझते हो व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट डिस्क्रीट,
जैसे डोमेन में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 ऐसा, हाफ, 3/2, 3/4, 1/7 ऐसा डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सेट नहीं, इंटरवल के फॉर्म में नहीं है। और फाइनाइट मतलब उसमें फाइनाइट मेनी एलिमेंट है, या समटाइम्स एक सीक्वेंस आ जाए और इन्फिनिट एलिमेंट भी है बट डिस्क्रीट है। अगर डोमेन डिस्क्रीट सेट है, फाइनाइट डिस्क्रीट है मान लो, तो क्या करेंगे, तो उस केस में रेंज निकालने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं निकाल लगाना है, स्ट्रेट अवे रेंज लिख देनी है। कैसे? उन्हीं आउटपुट्स के कलेक्शन के फॉर्म में। देन मान लो हमारा डिस्क्रीट सेट ऐसा है, मान लो अल्फा बीटा गामा ऐसा है, तो देन रेंज क्या होगी? Then range of function will be straight away written as f F alpha. alpha, F beta, F gamma, and so on. Yes, 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 ऐसे लिख देंगे आप। ये तो हो गया कि अगर ऐसा है तो, बट अगर ऐसा नहीं है तो, अगर डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो ये डिस्क्रीट सेट नहीं है, कॉन्टिन्यूअस सेट है, तो तब हमारे पास में दो प्रोसीजर है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। We will have two method. One is called method of inversion. Another is called method of composition. एक इनवर्स मेथड है और एक डायरेक्ट मेथड है। तो ये दोनों मेथड्स हम लोग अभी डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे हर एक मेथड से, और हर क्वेश्चन में दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट। हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में एक मेथड ज्यादा बेटर या कन्वीनियंट हो, बट दोनों मेथड हर एक केस में अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो वो दोनों मेथड हम लोग एक एक करेंगे और वर्कआउट करेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ कि चलो जैसे ये दो क्वेश्चन है, इसका लिए तो अपने आप सोचो डोमेन क्या है, रेंज क्या है, जल्दी बताओ। डन सर। क्या ऑब्जर्व किया फर्स्ट केस में? ए पार्ट में क्या? फंक्शन हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बात सही है। तो तो आपने पहले वर्ड्स के अंदर -1 0 1 नहीं आ पाएगा। इंटीजर डोमेन इसका क्या आया? -1 क्लोज टू 2 ओपन। हाँ, स्टेप एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 से 1 होनी चाहिए। स्टेप एक्स इंटीजर होता है ना, जिंट एक्स की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है, तो इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स -1 से 1 होने का मतलब है कि फ्रैक्चुअली स्पीकिंग जिंट एक्स की वैल्यू बोल रहे हैं -1 है या 0 है या 1 है। Yeah, one है। अब जिंट एक्स, अगर आपको ये तो पता ही है कि स्टेप एक्स की वैल्यू अगर n है और n है कोई इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि x विल लाई फ्रॉम n क्लोज्ड टू +1 ओपन। n+1 ओपन। ये तो सबको पता है ना। Yes, sir. तो यहां से अपन बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू -1 क्लोज टू 0 ओपन यूनियन। जब स्टेप x की वैल्यू 0 होगी तो 0 के करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा? 0 क्लोज टू 1 ओपन। और जब स्टेप x की वैल्यू 1 होगी तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 क्लोज टू 2 ओपन। फाइनली ये दोनों का यूनियन लिया तो x बिलोंग्स टू क्या है? -1 क्लोज्ड टू 2 ओपन। ये जो आपने आंसर दिया ये बेटा क्या है? ये इस फंक्शन का डोमेन है। इस फंक्शन का डोमेन बताया आपने। ये लो जी, इसका डोमेन बता दिया आपने फर्स्ट फंक्शन का। अब मैं बोल रहा हूँ इस फंक्शन की रेंज बताओ, क्या होगी रेंज? 0 π/2 and π। तो रेंज बताने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि कॉस इनवर्स जो फंक्शन है उसको इनपुट क्या मिल रहा है? उसको इनपुट एक्स नहीं मिल रहा है, स्टेप एक्स मिल रहा है। और स्टेप एक्स 3 ही वैल्यू टेकअप कर रहा है, तो कॉस इनवर्स फंक्शन को 3 ही इनपुट मिल रहे हैं डिस्क्रीट फॉर्म में। तो रेंज क्या आएगा? तो रेंज, बिकॉज फाइनाइट इनपुट्स मिल रहे हैं इसको, फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क्रीट इनपुट मिल रहे हैं, तो आप आंसर बोलेंगे इसका रेंज क्या आएगा? कॉस इनवर्स ऑफ, बोलो, -1 कॉमा कॉस इनवर्स ऑफ 0 कॉमा कॉस Cos इनवर्स inverse ऑफ of 1। 1। अब ये वैल्यूज क्या होती हैं? दैट यू नो वेल। कॉस पाई -1 होता है तो ये पाई होगी, कॉस π/2 0 होता है तो ये π/2 होगा, और कॉस 0 1 होता है तो कॉस इनवर्स 1 0 होगा। ये रेंज है।
सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आ रही बात? Yes, sir. मतलब कि अगर आपका डोमेन फाइनाइट सेट हुआ, उसमें कुछ डिस्क्रीट फाइनाइट काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हुए, तो ऐसे फंक्शन का रेंज निकालने के लिए आपको कोई प्रोसीजर नहीं चाहिए। स्टेप स्टेप बाय स्टेप एक एक इनपुट देते जाओ, उसके आउटपुट को लिस्ट आउट करके लिख दो। रेंज निकालने का कोई प्रोसीजर आपको तभी चाहिए होगा जब डोमेन सेट क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, इंटरवल के फॉर्म में हो जाए। तो चलिए बी पार्ट का भी आंसर जल्दी से कर जाइए। डोमेन 0 रेंज पाई बाय 2। डोमेन 0 रेंज पाई बाय 2। डोमेन सिंगलटन सेट 0 और रेंज हो गया π/2। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। क्लोज करें इस स्लाइड को, आगे चलें। समझ में आ गया सबको ये वाला सेकंड वाला पार्ट? Yes, sir. क्योंकि इसमें आपने यही बोला होगा ना कि x² + 1 की वैल्यू आप चाहते हैं क्या, साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, साइन इनवर्स डिफाइन होने के लिए < 1 होनी चाहिए और < -1 होना चाहिए। तो भाई ये -1 से बड़ा तो हमेशा ही है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, और 1 से छोटा होने के लिए सेकेंड एक कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, x² < 0 होना चाहिए। x² < 0 बड़ी अजीब सी बात है, x² < 0 और x² = 0। तो x² < 0 तो कभी हो नहीं सकता, दिस इज नेवर पॉसिबल। ये तो x बिलोंग्स टू नल सेट आ गया यहाँ पर, और x = 0 आ गया। तो फाइनली और मतलब यूनियन हुआ, तो दोनों का यूनियन लेके आया, x बिलोंग्स टू सिंगलटन 0। ये आपका आया डोमेन, सिंगलटन सेट 0 इज द डोमेन। अब जब डोमेन में एक ही एलिमेंट है तो रेंज में भी एक ही एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, f0। f(0), 0 इनपुट दो, आउटपुट निकाल लो। f0 क्या है, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, किस एंगल का साइन 1 होता है, प्रिंसिपल डोमेन में किस एंगल का साइन 1 होता है, π/2 का। π/2। तो आपने फाइनली इस क्वेश्चन के लिए क्या बोला, इसका डोमेन क्या है, सिंगलटन सेट 0 और रेंज क्या है, सिंगलटन सेट π/2। तो आई थिंक डोमेन और रेंज में आप प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं कंफर्टेबली, अब कोई दिक्कत नहीं लग रही है। बट रेंज पर अब आते हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। रेंज निकालने का जो दो प्रोसीजर है, तो मैं पहले एक प्रोसीजर पहले डिस्कस करता हूं, क्या, मेथड ऑफ इन्वर्जन। ठीक है जी, तो आप लिखेंगे मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ इन्वर्जन टू फाइंड रेंज। मेथड ऑफ इन्वर्जन या इनवर्स फंक्शन मेथड भी बोलते हैं उसको। टू फाइंड रेंज। अब ये मेथड क्या है, मेथड है बहुत सिंपल, ध्यान से सुनो। हमारा फंक्शन है, मान लो गिवन अ फंक्शन y = f(x), मतलब उसका फार्मूला हमें पता है, और हमें उसका रेंज निकालना है। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि अगर f फंक्शन सेट x से सेट y पर डिफाइंड है, ध्यान से सुन, तो उसका इनवर्स फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड होगा, Y to X. y से x पर डिफाइंड होगा। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ f इनवर्स इज नथिंग बट रेंज ऑफ fx। बोलो हाँ या ना, Yes, sir. रेंज ऑफ fx इज सेम एज डोमेन ऑफ f इनवर्स। और डोमेन निकालना हमें आता है, किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालना आता है। तो अगर मुझे फंक्शन fx की रेंज निकालनी है, तो बोल रहे हैं कि फंक्शन fx की रेंज मत निकालो, उसके इनवर्स फंक्शन की डोमेन निकालो। तो इसी को क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। इनवर्स की रेंज निकाल, इनवर्स की डोमेन निकाल लो,
तो फंक्शन की रेंज आ जाएगी। इनवर्स की डोमेन निकाल लो तो फंक्शन की रेंज आ जाएगी। हम डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन निकालेंगे। अब वो कैसे निकालते हैं, उसका स्टेप्स क्या, बड़ा सिंपल स्टेप्स है, आप लिखते जाइए फटाफट उसको। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप है फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। पहला काम ही है कि डोमेन निकालो। से द डोमेन इज, से डोमेन इज अल्फा टू बीटा। मान लो डोमेन आ गया अल्फा टू बीटा, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप बोल रहे हैं कि x लाइज बिटवीन अल्फा टू बीटा। बोलो है ना, अल्फा टू बीटा। अब इसके बाद बोल रहे हैं दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, जब आपने डोमेन निकाल लिया, इसका डोमेन निकालिए, इस फंक्शन का डोमेन निकालिए। अब यूज द फंक्शनल फार्मूला, ये फार्मूला का इस्तेमाल करो, ये वाला, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, एक्सप्रेस x In terms of in terms of y using what, using y could fx, y could fx ही इक्वेशन का इस्तेमाल करके, ये क्या है, y in terms of x दिया हुआ है, इसी इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके x को y में कन्वर्ट करो, x in terms of y, उसी को बोलते हैं दैट इज इसी को बोलते हैं x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो वो जो x in terms of y आएगा उसी को क्या बोलते हैं, f इनवर्स y बोलते हैं। inverse y. क्यों कर रहे हैं जरा ध्यान से समझो, क्योंकि मेरे को x का वेरिएशन पता है कि x कहां से कहां वेरी कर रहा है। अब मैंने x को y के टर्म में लिख लिया तो उस y वाले एक्सप्रेशन का वेरिएशन पता चल गया, मतलब हमें पता चल गया। तीसरा स्टेप अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम। थर्ड स्टेप में अब हम ये चीज का इस्तेमाल करेंगे, डोमेन रिस्ट्रिक्शन, अप्लाई डोमेन रिस्ट्रिक्शन। डोमेन रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करो। क्या, x मतलब f इनवर्स y lies between alpha to beta, Beta. and then solve this inequality to find, solve this inequality for y, solve the above inequality for y. This is the procedure. For y, y के लिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं। Yes, sir. तो ऐसा करते हैं कि कुछ एक मेरे साथ साथ, आप दो क्वेश्चन पहले मेरे साथ साथ इसी को करो। देखो पूरे कैलकुलस में रेंज निकालने के लिए आप पूरे साल स्ट्रगल करेंगे। क्या बोला मैंने, पूरे कैलकुलस में रेंज निकालने के साल लिए हम पूरे साल स्ट्रगल करेंगे। हाँ, तो आप ये कभी मत दिमाग में गलत फहमी पालना कि रेंज निकालने में आपको कमांड हो जाएगा। जितना भी आपको कमांड होगा उसके बियॉन्ड ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करी जा सकती है कि रेंज में आप परेशान हो। तो इसलिए इसको खेलना है, सिर्फ रेंज की प्रॉब्लम के साथ में क्या करना है, खेलना। जस्ट लर्न एंड एंजॉय टू प्ले विद द प्रॉब्लम, फाइंडिंग आउट द रेंज ऑफ फंक्शन। तो जितना आप खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम्स करेंगे ना, अगर आप ये सोचेंगे सवाल नहीं हो रहा है, सवाल नहीं हो रहा है और फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, तो आपका आपका कभी कमांड नहीं होगा। वही बच्चा कमांड करेगा इस सब आर्टिकल पे जो खेलेगा सिचुएशन के साथ में। और खेलने के लिए खिलाड़ी होना पड़ेगा, खिलाड़ी होने के लिए स्किल चाहिए, तो स्किल आपको लर्न करते जाना है। जैसे कि डिस्क्रीट फंक्शन के लिए ऐसे सोचते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का कभी इस्तेमाल कर लिया, मिनिमम वैल्यू निकाली, जुगाड़ करके मैक्सिमम निकाल ली, देखा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठोक दिया रेंज। या इन्वर्जन मेथड कर लिया, या कंपोजिशन कर लिया, कैलकुलस इस्तेमाल कर ली, ग्राफ यूज कर लिया, मैक्सिमम मिनिमा का इस्तेमाल किया, AMGM इस्तेमाल किया। मतलब आप अपने आप को पूरी तरह से ओपन माइंड रखना कि कुछ भी चीज मिलेगी उसी को वेपन बना लेंगे। रेंज निकालना मतलब खेलने का मतलब यही होता है कि एवरीथिंग इज जायज इन वॉर, गेम है। तो जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, फटाफट आंसर करेंगे। फंक्शन है y इज इक्वल टू x -1 ओवर 2x + 3। मैंने बोला इसका रेंज निकालो, फाइंड रेंज।
अब कहानी पूरी समझो। पहले हमें डोमेन निकालना पड़ेगा। डोमेन बग जाओ इसका जल्दी से। इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन क्या है? ये फंक्शन कब डिफाइंड है, या बोलो कब नहीं डिफाइंड है, ये पता कर लो। किस All real पर्टिकुलर, except -3/2. very right, it is defined for every real number except when denominator becomes 0 and that number is -3/2. Range is real number except 1/2. अब रेंज निकालने के लिए आपने क्या किया? तो वैसे बहुत सारे तरीके रेंज निकालने के लिए, जिसमें से एक तरीका क्या है कि इसको हम क्या कर लें, एक्स को X वाई को के Y फॉर्म की में ले। तो एक्स को वाई के फॉर्म में ले जाने के लिए क्या कर लिया जाए, 2xy क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो प्लस 3y इज इक्वल टू x-1, एंड देन x को y के फॉर्म में लेना, तो x टाइम्स 2y-1 इज इक्वल टू -1 -3y। x की वैल्यू y के फॉर्म में आ गई बेटा, 3y + 1 ओवर Yes, 1 sir. - 2y। यही है ना सबका? Yes, sir. So अब कौन कौन सा स्टेप हो गया आपका? ये जो आपने लिखा है इसी को क्या बोल रहे हैं हम? यही जो है इसी को क्या बोलते हैं हम वहां पर सिंबॉलिकली? F इनवर्स y बोलते हैं इसको। F inverse Y. yes. और इसको हम क्या बोल रहे हैं? fx बोल रहे हैं। अगर ये fx है तो x इक्वल टू F इनवर्स y, यही एक्सप्रेशन y का जो F इनवर्स y है, इनवर्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। अब इसके बाद में ये स्टेप हो गया तुम्हारा, ये स्टेप हो गया। अब अगला डोमेन रिस्ट्रिक्शन। डोमेन रिस्ट्रिक्शन क्या है जरा भला बताओ तो, व्हाट इज द डोमेन रिस्ट्रिक्शन हियर? What is domain restriction here? X is not equal to -3/2. That x cannot be -3/2. X can be any real number. तो domain restriction क्या है? X can be any real number. तो x to be real except 3/2. तो x रियल होने के लिए ये चीज रियल होनी चाहिए। ये रियल कब नहीं होगी? मतलब ये डिफाइंड कब y नहीं इक्वल होगी? टू 1/2 पे जब y की वैल्यू डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो y कैन नॉट बी व्हाट? 1/2. 1/2। मतलब y can be any real number but not 1/2. y belongs to real except 1/2। तो y सिर्फ 1/2 नहीं होना चाहिए। तो रेंज क्या तो है वो बताओ? हाँ सर बोलो। वो -3/2 नहीं होगा? कहाँ पर कर देते बेटा? ओ, एक -3/2। X2 हाँ कर दो कर दो, -3/2 ही होगा, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहाँ लिखा है, एक सेकेंड, -3/2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। हाँ, तो इसका मतलब रेंज क्या है? रेंज आई y बिलोंग्स टू, बोलो, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2 1/2। एनी डाउट? no so जो -3/2 वाला हम्म वो पार्ट था, उसे एक्सक्लूड क्यों नहीं करा अलग से? यही एक था कि अभी यहां पर तो हमने बोला y रियल, x को रियल होने के लिए ये कंडीशन लगाई। तो अब क्या पता, एक डाउट है। डाउट ये है कि क्या पता कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें हमने y की ऐसी वैल्यू ले ली जिसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या हो गई, -3/2। तो देख लेते हैं क्या ऐसा हुआ है क्या। तो ऐसा करो कि x को -3/2 डालो इस रिलेशन में। -3/2 इज इक्वल टू क्या आया, 3y + 1/1 - 2y। ठीक है जी। अब ये कब होगा? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा -3 + 6y इज इक्वल टू 6y + 2। तो 6y कैंसिल कर दो, तो -3 को 2 नहीं हो सकता। ये इक्वालिटी कभी होल्ड करेगी? इट नेवर होल्ड्स फॉर एनी फाइनाइट रियल नंबर। ये इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब y इंफिनिटी हो जाए, और इंफिनिटी रियल सेट में होता नहीं है। इसका मतलब है कि -3/2 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तभी होगी जब y इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू है -3/2। लिमिट है, लिमिट, वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू -3/2 किसी भी y के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं आ रही है जो हमने इसमें इंक्लूड किया है। इसका मतलब ये सारी y's परमिसिबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये आ गया कि रेंज। अब तीनों प्रोसीजर समझ में आ गया कि नहीं? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप समझ में आया? yes so तो एक क्वेश्चन और मैं दूं, करके दिखाओगे? yes so चलिए जी, इसको मैं हटा रहा हूं।
क्वेश्चन है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू, चलो पहले इसी का निकालो, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये b पार्ट है और ये a पार्ट है, और आपको क्या निकालना है सर? फाइंड हो गया सर। रेंज ऑफ फंक्शन। ये दोनों पार्ट में रेंज निकालना है, और कम से कम मैं चाहूंगा कि इन दोनों की रेंज आप कम से कम 2 तरीके से निकालो। 3 तरीके से निकालेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। 2 तरीके से। 2 हो जाए तो 3 तरीके से निकालना, क्योंकि तरीके इंपॉर्टेंट है, आंसर आंसर इंपॉर्टेंट नहीं। डोमेन रियल नंबर, रेंज -1 to 1। दोनों का दोनों का आंसर बता रहे हो तुम सिद्धार्थ? फर्स्ट की रेंज -1 से 1 बता रहे हो। -1 से 1 क्लोज्ड ओपन कुछ हो भी बोलोगे? योर आंसर हैज टू बी वेरी प्रिसाइज ना। -1 to 1 में अगर एक साइड ओपन एक साइड क्लोज है, कुछ गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगा ना। अच्छा, -1 क्लोज्ड एंड 1 ओपन, सही है, ठीक है। For the second range is coming out to be -1 to 1 closed, both. ठीक है, दोनों फंक्शन के लिए क्लियर दिख रहा है कि डोमेन ऑफ फंक्शन दोनों में सेट ऑफ रियल नंबर है। यहाँ पर भी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा नॉन जीरो है, पॉजिटिव है, तो फंक्शन हमेशा डिफाइंड है। एंड एज फार एज रेंज इज कंसर्न्ड, आपने बोला कि फर्स्ट में रेंज बताई आपने -1 से 1, 1 ओपन है, -1 क्लोज्ड, और यहाँ पर बताया -1 से 1 बोथ साइड क्लोज्ड। ये आया, एक प्रपोजल आया आप सबकी तरफ से। व्हाट हैपेंड मान्यत? एकदम पूरा म्यूजिकल मूड में है तो। सर मैं कुछ नहीं कर रहा, वो वाइब्रेट हो रहा था फोन। अस्पताल में आ गया था टेबल मान्य। सर ठीक है, टेबल ठीक। पे फोन वाइब्रेट हो रहा था, दैट्स व्हाई। यार तेरा टेबल पे फोन वाइब्रेशन से भी म्यूजिक निकलती है, क्या बात है? तो सर वो म्यूजिक मैंने एक्चुअली वो रिदम था उसमें डला हुआ, दैट्स व्हाई। चलो, पहला पहला पार्ट में क्या सोच रहे हो? किसका इसका पहला पार्ट हो गया? सर x इज तीनों इक्वल टू मेथड से tan कर थीटा। लिया। हाँ हाँ, क्या बोले थे? सर तीनों मेथड से कर लिया। वेल डन। मेथड 1 में क्या किया पहले बताओ तुम। मेथड ऑफ इन्वर्जन। वेल डन। मेथड ऑफ इन्वर्जन अगर करते हैं तो चलो फॉलो करते हैं। क्या लिखा आपने? डोमेन तो पता ही है, तो y+1 अपॉन y-1, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो उधर, तो आ गया x स्क्वायर -x स्क्वायर आ गया।
है कि नहीं? अप्लाइंग कंपोनेंट Yes, sir. डिविडेंडो, ये आ गया ना, यहाँ आ गया। और फिर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स रियल है तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज एक्स इज रियल, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज पॉजिटिव एंड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। डोमेन रिस्ट्रिक्शन लगा दी मैंने, डोमेन है एक्स रियल, इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ। इसका मतलब है कि y+1 अपॉन y-1 की वैल्यू लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 से तो y की वैल्यू -1 आ गई। लेस देन 0 का मतलब होता है y+1 और y-1 अपोजिट साइन के हैं, मतलब इनका प्रोडक्ट नेगेटिव है। और वेविकर मेथड से आप बोल सकते हो कि y की वैल्यू -1 से 1 लाई कर रही है। आई होप यू गॉट इट राइट। y बिलोंग्स टू क्या आ गया, -1 से लेके 1 ओपन, और और सिंगलटन -1, सॉरी सिंगलटन -1 को जब इसमें मर्ज करेंगे तो -1 जो ओपन है वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। तो फाइनल आंसर आ गया y बिलोंग्स टू -1 क्लोज्ड टू ओपन 1। सारे बच्चों को समझ में आ गया ये? बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर, नो मतलब क्या, नहीं समझ में आया? डाउट नहीं। अच्छा ठीक है। ये मेथड ऑफ इन्वर्जन था। उत्कर्ष यही किया होगा तुमने, है ना? Yes, sir. इसके बाद दूसरा क्या तरीका अपनाया तुमने? Composition वाला y equal to 1 minus 2 by x square plus 1 with चलो कंपोजिशन वाला तो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, इसलिए कंपोजिशन पर अभी नहीं बात करते। ठीक है, मैं समझ गया कि कंपोजिशन लगाएंगे। सर तीसरा यूज क्या कि क्योंकि x रियल वैल्यू कोई भी टेकअप कर सकता है तो उसे tan थीटा लिख सकते हैं। वेल डन, वेल डन, वेल डन। दूसरा मेथड इसमें जो ये है कि अगर x रियल है, डोमेन रियल है, तो x को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं tan थीटा, और x tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो y क्या आ गया, y आ गया, बोलो, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा विद नेगेटिव साइन, -y की वैल्यू आ गई। और ये होता क्या है, ये होता है cos2 थीटा, तो y आ गया -cos2 थीटा, और थीटा कोई भी रियल नंबर है, तो cos2 थीटा -1 से 1, तो ऑब्वियसली y बिलोंग्स टू क्या आ गया, -1 से 1। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन क्या, थीटा रियल नंबर नहीं है। थीटा रियल नंबर एक्सेप्ट tan थीटा यूज करो ना बच्चे, रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल, odd हेलो, multiple of pi by 2. 5/2। π/2। तो 2 थीटा क्या नहीं होना चाहिए, 2 थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल पाई, एंड देयरफॉर cos 2 थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू minus plus 1. -1। तो -cos 2 थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू Plus 1. +1। +1। तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 1, इसलिए इसमें से 1 हटा देंगे प्यार से। और आंसर क्या आ गया यहाँ से भी, y बिलोंग्स टू -1 से 1, -1 क्लोज एंड पॉजिटिव। ये आ गया तुम्हारा मेथड 2। सर ग्राफ से भी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, ग्राफ कैसे बनाएंगे? सर ग्राफ ऐसे बना लेंगे, अपने को जैसे रूट्स तो पता ही है, उसके बाद डेरिवेटिव लेके टर्निंग पॉइंट देख लेंगे, और उसके बाद एक बार फंक्शन एक्स को इन्फिनिटी कहाँ पे टेंड कर दे, एक एसिम्पटोट वहां पे आ जाएगी, और तो वो तो वर्टिकल पूरा, वाली। मतलब वो तो बात हो गई, पूरा कैलकुलस इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना फिर तो उस प्रोसेस में तो रेंज निकल ही जाएगी, एब्सोल्युटली निकल जाएगी। तो कैलकुलस का इस्तेमाल करके मैक्सिमम मिनिमा निकाल लो, पूरी एनालिसिस कर लो, कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, क्या मैक्स वैल्यू क्या मिन वैल्यू है, तो उसमें तो दुनिया के हर फंक्शन की रेंज आ जाएगी जो जो डिफरेंशिएबल होगा, जिस पर कैलकुलस अप्लाई हो सकती है। तो एब्सोल्युटली वो एक मेथड है ही, बट अभी हम लोग उसकी बात नहीं करें, क्योंकि वो है जहां पर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड होती है, उसके बाद तो ये चैप्टर के एंड में उस पर जाएंगे। ठीक है जी। तो इस पे एक तीसरा मेथड होता है जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंपोजिशन। पोजीशन। तो जरा मेथड ऑफ कंपोजिशन पे बात कर लेते हैं, अगर आप परमिट करें तो। तो आप लिखेंगे मेथड 2, मेथड ऑफ कंपोजिशन। तो मैं यहाँ आऊंगा और मैं बात करूंगा मेथड ऑफ कंपोजिशन, मेथड 2 की बात कर रहे हैं।
अगर टाइम हो जाए तो बता देना, मुझे पता नहीं चलता है, इसलिए कभी कभी आपका टाइम एक्सीड कर जाता है। तो जब आपको लगे कि टाइम एक्सीड हो गया तो आप मुझे रिमाइंड करा दिया करना। ओके सर। मेथड ऑफ टाइम कंपोजिशन। एक्सीड हो गया। अच्छा अच्छा, देख तेरे तेरे को सबसे पहले एक्सीड होता है, तो उल्टा लटका के पीटूंगा तेरे को कभी। कहाँ एक्सीड हो गया अभी? मेथड ऑफ कंपोजिशन। जोक। मेथड ऑफ कंपोजिशन क्या है? देखो, मेथड ऑफ कंपोजिशन का मतलब है कि आप सबसे पहले क्या करो, हर एक फंक्शन को, पहली बात सारे फंक्शन पे लगेगा नहीं, उसी फंक्शन पे लगेगा जो कंपोज्ड फंक्शन होंगे, जिसमें कई सारे कंपोनेंट फंक्शन को कंपोज किया गया होगा। तो इफ या ऐसा बोलो कि आइडेंटिफाई और ब्रेक द एनालिटिक फार्मूला of the function into component functions into composite form and identify the component functions। ये बात जो बोली जा रही है ना, ये प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। कंपोनेंट फंक्शंस मतलब बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा फंक्शन को देखो, आप फंक्शन को ऐसा देखो, दैट इज y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ऐसा ऑब्जर्व करो। ये तो मैंने तीन कंपोनेंट बोला है, कई सारे, मतलब कि x के ऊपर क्या ऑपरेट हुआ, फिर उसके ऊपर क्या ऑपरेट हुआ, फिर क्या ऑपरेट हुआ, फिर क्या ऑपरेट हुआ, सो दैट ये फंक्शन मिला। तो इस फॉर्म में पहले देखो, ये एफ जी एच को क्या बोलते हैं? इनको कंपोनेंट फंक्शन बोलते हैं। जैसे साइन ऑफ कॉस एक्स, तो साइन ऑफ कॉस एक्स में कॉस और साइन कंपोनेंट फंक्शन है। साइन ऑफ लॉग एक्स, तो एक्स, लॉग एक्स और साइन कंपोनेंट फंक्शन है। रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वन है, फिर लॉग है, फिर उसका स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो आपको कंपोनेंट फंक्शन आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। पहला स्टेप यही है कि आप कंपोनेंट फंक्शन में ब्रेक करके कंपोजिट फंक्शन का आइडेंटिफाई करके कंपोनेंट फंक्शन आइडेंटिफाई कर लो। फिर दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप में टेस्ट दी मोनोटोनिसिटी किसकी? कंपोनेंट फंक्शन की। जितने भी कंपोनेंट फंक्शन, उनकी मोनोटोनिसिटी आपको पता होनी चाहिए। एफ जी एच, ये फंक्शन जो हैं, इनका मोनोटोनिसिटी मतलब इनका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर पता होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि एफ जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, जी तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, और एच भी तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक एक एग्जाम्पल हमने लिया, एक सिचुएशन एज्यूम करी, जर्नी का ऐसा ही हो। अगर मान लो ऐसा है, तो अब इसके बाद में तीसरा स्टेप पे जाओ, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? बिगिन विद डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का डोमेन से स्टार्ट करो, मतलब डोमेन तो भाई आपको निकालना ही पड़ेगा। से डोमेन हमारा क्या है? से अल्फा लेस देन एक्स लेस देन बीटा, मान लो ये डोमेन है जो अभी पहले हम लेके चल रहे थे पिछले एग्जाम्पल में, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, और फिर क्या करेंगे आप समझते जाइए। क्या करेंगे आप जान ही गए होंगे, क्या करेंगे? फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते रहेंगे, जैसे एच हाँ, ऑफ तो अब इसके एक्स के ऊपर सबसे पहले क्या ऑपरेट हो रहा है? एच। एच कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। तो आप क्या लिखेंगे? इक्वालिटी एच रिवर्स हो एक्स जाएगा। इनइक्वालिटी, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू एच ऑफ बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू एच ऑफ अल्फा हो गया, एच अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसको अगला क्या ऑपरेट करना है? जी। जी कैसा फंक्शन है? वो भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करो, जी ऑफ एच ऑफ अल्फा इनइक्वालिटी, फिर रिवर्स होगी, ग्रेटर का क्या हो गया? लेस, जी ऑफ एच एक्स एंड लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ बीटा। फिर इसके बाद में एफ ऑपरेट करेंगे। एफ कैसा फंक्शन है? एफ इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। तो एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ अल्फा लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ
एच ऑफ बीटा। तो यहां से अब रेंज आ गया क्या, रेंज ऑफ फंक्शन फाइनली आपको मिल जाएगी, रेंज आ जाएगी एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ अल्फा से लेके एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ बीटा। ये तब आ रही है जब इस पूरे इंटरवल में फंक्शन का, तीनों फंक्शन की मोनोटोनिसिटी यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। बट अगर वेरी कर रही होगी, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होगा, तो आपको छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक करना पड़ेगा, मोनोटोनिक इंटरवल में ब्रेक करना पड़ेगा। फिर हर मोनोटोनिक इंटरवल में रेंज निकालनी पड़ेगी, फिर वो सारी रेंजेस का क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा, तो आंसर आएगा। तो ये प्रोसेस एक बहुत एलिमेंट्री तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये काफी कॉम्प्लिकेट होगी। और इसीलिए मैंने बोला कि जब कैलकुलस फिनिश होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस, तब जाके आपको इस पे कमांड आ जाएगा। तब तक आपको केवल प्ले करना, खेलना। जैसे पिछला एक क्वेश्चन था, उसको ट्राई करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था पिछला वाला, बोलो। y इज इक्वल, सभी लोग बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस अपन वन एक्स एक्स। स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको मैं कंपोजिशन फॉर्म में ले जा रहा हूं, तो मैं इसको लिख रहा हूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये क्या नजर आया, 1 - 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब मेरे को दिख रहा है कि y की यात्रा x से स्टार्ट होकर के y तक कैसे, पहले x का स्क्वायर हुआ, फिर 1 ऐड हुआ, फिर रेसिप्रोकल फंक्शन ऑपरेट हुआ, फिर -2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 ऐड हुआ। तो ये कंपोजिशन है, छोटे छोटे कंपोजिशन के फॉर्म में हमें पता चल गया। अब क्या करना है, अब करना है कि डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या बताओ, डोमेन क्या था, ऑल रियल। डोमेन ऑल रियल है, तो स्टार्ट करो, माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी, यहां से स्टार्ट करो। अब स्क्वायर करो, एक्स के बाद कहां जाएंगे, एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां वेरी करेगा, माइनस जी, इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी। जीरो क्लोज से लेके इन्फिनिटी ओपन, एग्रीड। यस सर। अब एक्स स्क्वायर जीरो से इन्फिनिटी है, फिर 1 ऐड करो, तो 1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, बोलो। 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1/x स्क्वायर वन प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर इज 0। जीरो, जीरो। यस। अब -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 से मल्टीप्लाई करना मतलब इनइक्वालिटी फिर रिवर्स होगी, रिवर्स हो यस। जाए। -2 लेस देन इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अगला स्टेप, ऐड 1, 1 ऐड करो तो यहाँ आया -1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर तो 1 - 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 वही फंक्शन बन जाएगा जो हमें चाहिए, और यहाँ पर 1 आ गया। और फाइनल आंसर क्या है, 1 सर वहाँ इक्वल टू का साइन सर नहीं इक्वल टू आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल नहीं आएगा, आप गलत बोलते ही नहीं कभी भी। ये आ गया। अब इसके बाद फाइनल आंसर, जयंत बोलो। y बिलोंग्स टू क्या है, -1 क्लोज्ड से लेके 1 ओपन, आगे कि नहीं आगे। आ गया। आ गया तो ये आंसर। ये आ गया आपका तीसरा, कंपोजिशन मेथड से भी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हो गया, तीनों मेथड सबको समझ में आ गए। यस सर। यस सर। तो मेथड ऑफ कंपोजिशन, मेथड ऑफ इन्वर्जन, और जैसा आपने देखा कि आप एकदम तैयार रहना हर चीज के लिए, कि कहीं पर कोई सब्स्टिट्यूशन हो गया तो वहां से फटाफट आपने निकाल लिया प्रॉब्लम का आंसर, ठीक है। तो ये अगर आपने, ये स्लाइड का काम हो चुका है, आप नोट कर चुके हैं, तो हम वापस उस क्वेश्चन पे जाएं, दूसरा वाला पार्ट का आंसर डिस्कस करें, फिर आगे बढ़े। यस सर, डन। यस सर। ये लो सब, तो लेट्स मूव टू द प्रीवियस प्रॉब्लम। इसका, इसको और कौन कौन से तरीके से किया, सर AMGM, और कुछ, एक्स पर tan और थीटा। एक एक सब वैसे कि उसे मतलब इन्वर्जन टाइप से, मतलब एक क्वाड्रेटिक बन जाती है तो वहां से।
हाँ जी, तो अब देखते जाओ, इन्वर्जन से अगर करोगे मेथड 1, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई -2x प्लस वाई 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर x में क्वाड्रेटिक है और x रियल है, तो x टू बी रियल ऑपरेट करोगे तो क्या होना चाहिए, इसका d क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसका d लिखो बेटा, x में क्वाड्रेटिक का d लिखो, क्या आएगा, बोलो d क्या आ रहा है, 4 4 - 4y² > 0। 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया 1 - y², मतलब 1 - y इंटू 1 + y इंटू 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेबीकर मेथड से आंसर आ गया, -1 और 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है। तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है, तो क्या है, y बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज आ गया, ये इन्वर्जन मेथड से आया। यस सर। Yes, sir. और इसी को अगर आप इन्वर्जन मेथड के बजाय दूसरे अप्रोच से करना चाहो तो आप सब्स्टिट्यूशन से भी आ जाएगा, बाई सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x एज tan थीटा, टेंजेंट थीटा। तो y क्या आ गया, 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा, एग्रीड। यस सर। और tan थीटा बोला तो थीटा क्या नहीं होना चाहिए, थीटा इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल π/2। अब बताओ, तो y का रेंज क्या है, y इज इक्वल टू, हम्म, अरे बोलो, sin 2 थीटा क्या होगा, sin 2 थीटा की रेंज क्या आएगी, -1 to 1 आएगी ना, अरे साइन ऑफ एनीथिंग लाइज बिटवीन -1 to 1, Yes, sir. -1 to 1 है। अब बोल रहे थीटा 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए, मतलब 2 थीटा क्या नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल पाई। 2 थीटा की वैल्यू ऑड मल्टीपल पाई नहीं हो सकती, बट इवन मल्टीपल पाई तो हो सकती है ना। यस सर। तो ऑड मल्टीपल पाई पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0, बट इवन मल्टीपल पाई यस पर भी यस। साइन की वैल्यू 0, इसलिए 0 एक्सक्लूड नहीं होगा यहाँ नहीं पर, क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग 0 नहीं आएगा, लेकिन दूसरे वाले से आ जाएगा, तो ये आ गया रेंज, ये हो गया खत्म। तो सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से भी आपने निकाल दिया, ये आपका मेथड 2 आ गया, इन्वर्जन से आ गया, सब्स्टिट्यूशन से आ गया, और कंपोजिशन से तो थोड़ा टफ होगा ये, लेकिन हालांकि आ तो कंपोजिशन से भी जाएगा। y को आप लिख सकते हो 2 / x + 1/x, है कि नहीं। और आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन मतलब x की वैल्यू 1 दो तो जो आंसर आएगा, -1 दो तो उसी का नेगेटिव आंसर आएगा, मतलब जो पॉजिटिव इनपुट पे आंसर आएगा, नेगेटिव इनपुट देने पर सेम आंसर विद नेगेटिव साइन आएगा। ये बात अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो सिर्फ हम पॉजिटिव की ही बात करते हैं, इफ x इज 0 to ∞। अगर x की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं, ओनली पॉजिटिव सेट के लिए डोमेन लेते हैं, तो पॉजिटिव डोमेन में हम AMGM इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां देखो, मानते हो कि नहीं मानते हो, x + 1/x / 2 is greater than equal to √x into 1/x। तो आ गया x + 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, बोलो हाँ या ना। यस सर। नो सर। और अगर x + 1/x ग्रेटर देन 2 है, मतलब 2 से इन्फिनिटी लाई कर रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल 0 to 1/2 होगा। तो 1/x + 1/x कहां से कहां रेंज करेगा, 0, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 और 2 का रेसिप्रोकल हाफ, तो 0 से लेके कहां तक, 0 ओपन से लेके कहां तक, 1/2 तक।
1/2 क्लोज, 1/2 क्लोज। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब आपका क्लेम ये होना चाहिए कि अगर x नेगेटिव हो गया, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब क्या होगा? तो यही वैल्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू आएगी। यस सर। तो उस केस में x नेगेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग अपन क्या बोलेंगे, क्या क्लेम लेंगे कि x नेगेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग ये फंक्शन ये वाली वैल्यू भी जनरेट करेगा। कौन सी? -12 से लेके 0 ओपन। बोलो है ना? यस सर। मतलब है कि हमारा फंक्शन y जो है वो -12 से क्या, y नहीं, 1/1 + x, 1/, आई एम सॉरी, y/2 बोलते इसको बेटा। y/2 की वैल्यू -12 से 0 यूनियन 0 से 0 से हाफ हो रही है। हाफ तक। अब एक नंबर मिसिंग है, 0। 0 y की वैल्यू नहीं हो रही है, क्या ये सच है? क्या ये नो सच है सच। कि y की वैल्यू 0 नहीं हो रही? ये सच नहीं है। रीजन कि ये फंक्शन की बात कर रहे हो अभी अपना, एक्चुअली हमारा फंक्शन ये थोड़ी था। हमारा फंक्शन तो ये है ना, उसमें x से आपने डिवाइड किया था ऊपर नीचे, तब डिवाइड करते समय आपने पहले ही मान लिया था कि x 0 नहीं है। तो x 0 नहीं है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डिस्कशन हो रहा था। अगर x 0 है तो y 0 तो हो रहा है, तो दिख रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि इसमें 0 भी इंक्लूड करेंगे। तो y/2 का रेंज कहां से कहां तक आया? y/2 आ गया -12 से हाफ। तो y आ गया -1 से 1। तो y आ गया -1 से 1। That's it, simple। तो जब भी आप रेंज की प्रॉब्लम कर रहे हो, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होती है रेंज की कि आपकी लगभग पूरी मैथमेटिकल स्किल जो है ना वो आपके सामने खेल रही, डांस कर रही होगी। कहीं इनइक्वालिटी, लॉस ऑफ इनइक्वालिटी, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ फंक्शन, फंक्शन का बिहेवियर के साथ साथ कभी ट्रिग्नोमेट्री, कभी AMGM, कभी जो है आपका वेविकर मेथड। तो वो सारी चीजें जो है वो इस्तेमाल होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ रेंज की प्रॉब्लम करते रहो, जितनी रेंज की प्रॉब्लम करोगे ना उतना मैथमेटिक्स स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है जी, ये दोनों क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों मेथड समझ में आ गए, मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ कंपोजिशन। ठीक है जी। यस सर। यस सर। यस सर। तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर दो। यस सर। एक दो क्वेश्चन और सामने है, मैं एक बार उसको शो कर देता हूँ, आपने उसको किया कि नहीं किया ये बताएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये है, आप जैसे बोला ऐसा देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन आप वर्बली भी आंसर कर सकते हैं ना। बोल रहे फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ बाउंडेड। अब यहाँ बाउंडेड का मतलब क्या होता है? तो छोटा छोटा एक दो डिस्कशन ऐसे एक एक लाइन में लिख दो। फंक्शन को बाउंडेड कब बोलते हैं? अ फंक्शन f(x) सेड टू बी बाउंडेड कब होता है बोलो? इफ एंड If ओनली इफ there are two real and finite values of देयर एग्जिस्ट टू real and finite, yes, real and finite numbers, small m and capital M। कभी न कभी मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है इस ये बारे, सच दैट, अरे बोलो तुम लोग भी बोलो यार, such that all the values of the function lie between these two numbers। अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूं, अगर मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि हमारे फंक्शन की वैल्यू दो रियल फाइनाइट नंबर के बीच में कन्फाइंड है, तो हमारा फंक्शन क्या है? बाउंडेड है। दैट्स द बेसिक सिंपल थिंग। बाउंडेड फंक्शन का मतलब यही। और अगर ऐसा नहीं है तो अनबाउंडेड है। जैसे कुछ एग्जांपल दे सकते हो बाउंडेड फंक्शन का? sin x cos। हाँ जी, साइन ऑफ एक्स बाउंडेड फंक्शन है, कोसाइन ऑफ एक्स बाउंडेड फंक्शन है। अभी जस्ट आपने किया x² - 1/x² + 1 भी क्या था? बाउंडेड फंक्शन था। 2x/x² + 1 भी क्या था? बाउंडेड फंक्शन था। tan इनवर्स भी बाउंडेड फंक्शन, साइन इनवर्स भी बाउंडेड फंक्शन है, कॉस इनवर्स भी बाउंडेड फंक्शन है, tan इनवर्स भी बाउंडेड फंक्शन है। हालांकि tan x बाउंडेड नहीं है, कॉट इनवर्स भी बाउंडेड फंक्शन है। तो ये सब बाउंडेड फंक्शन के ट्रिवियल एग्जांपल्स हैं। 2 + 3 sin x भी क्या है? बाउंडेड फंक्शन। तो तमाम ऐसे लिख सकते हैं बाउंडेड फंक्शन। अब बाउंडेड फंक्शन का मतलब क्या होता है? बाउंडेड फंक्शन का मतलब है कि f(x) की वैल्यू किसी m से
छोटी और किसी m से बड़ी होनी चाहिए, और ये दोनों m फाइनाइट होनी चाहिए। अब इसको बोलते हैं अपर बाउंड, अपर बाउंड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, लोअर बाउंड। और जब कोई फंक्शन बाउंडेड होगा तो उसके एक एक मतलब है कि आपने बोला एफ एक्स की वैल्यू स्मॉल एम से बड़ी है, तो स्मॉल एम से बड़ी किसी भी नंबर से बड़ी होने का मतलब है इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर से बड़ी होगी, क्योंकि हर नंबर से छोटी इन्फिनाइट नंबर होती है। कोई भी फाइनाइट नंबर मेरे को दो, उससे छोटी इन्फिनाइट नंबर मिलेगी। मीन्स एक लोअर बाउंड है तो इन्फिनाइट लोअर बाउंड है। ये बात समझो आप मैथमेटिकली। एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल लोअर बाउंड, सिंगल लोअर बाउंड मीन्स existence of infinite many lower bound, existence of infinite number of lower bounds। इसी तरह से ये बात भी आपको मैथमेटिकली जाननी चाहिए कि अगर एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल अपर बाउंड, किसी फंक्शन का एक अपर बाउंड यू बी implies there are infinite many upper bound, there lies infinite many upper bounds। मतलब अगर एक अपर बाउंड है तो इससे बड़ा भी अपर बाउंड है, इससे बड़े भी बहुत सारे M1 M2 M3 ऐसे बहुत सारे अपर बाउंड है, और इससे छोटे भी कुछ अपर बाउंड हो सकते हैं। तो एक ऐसा अपर बाउंड भी हो सकता है जो सबसे छोटा हो, इसी तरह से एक ऐसा लोअर बाउंड भी हो सकता है जो सबसे बड़ा हो, स्मॉल एम नॉट। तो ये जो स्मॉल एम नॉट है, सबसे बड़ा क्या है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB। और ऐसे ही एक सबसे छोटा अपर बाउंड, इसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, LUB। तो अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो बाउंडेड फ्रॉम बिलो भी होगा, बाउंडेड फ्रॉम अबव भी होगा। और अगर अपर बाउंड है तो इन्फिनाइट अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है तो इन्फिनाइट लोअर बाउंड है। फिर ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या बोलती है कि अगर इन्फिनाइट अपर बाउंड है तो उसमें एक सबसे छोटा एलिमेंट भी होगा, तो उसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। ऐसे अगर इन्फिनाइट लोअर बाउंड्स है तो एक उनमें सबसे बड़ा एलिमेंट भी होगा, उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो GLB एंड LUB दो टर्म होंगे, यही दो टर्म GLB और LUB फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएंगे, प्रोवाइडेड कि फंक्शन वो वैल्यू टेकअप कर सके। तो ये जस्ट मैंने बाउंडेड फंक्शन के बारे में थोड़ी सी बकवास करी टू गेट यू अ फील ऑफ अ रियल एनालिसिस, बट अभी उस पर ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। आप अगली क्लास का डिस्कशन अपन यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में केवल हमने प्रॉब्लम्स ही करनी है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं टेकअप करूंगा, रेंज की प्रॉब्लम्स करेंगे। और उसके बाद अगर समय मिलेगा तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, उसमें भी रेंज ही डिस्कस करना है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। दैट्स इट। तो शैल आई क्लोज द कॉल? सर पर एक मिनट, Yes. हाँ बोलो शिवम, उत्कर्ष। सर आप लोग थोड़ा सा क्लास के बाद में 2 मिनट के लिए वेट करना। ठीक है सर। पर लिख लिया सर। हाँ ठीक है, तो फिर अभी क्लास क्लोज कर रहा हूँ, आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ सिद्धार्थ, तुम लोग अभी रुकना है ना। क्या इश्यू क्या था, ये केमिस्ट्री में क्या क्या हो गया है, क्या क्या बचा हुआ है अभी? तो केमिस्ट्री में अभी एल्कीन तक आधा हुआ था, और थोड़ा सा बाकी है एल्कीन का, एल्काइन का बाकी है टॉपिक, एंड उसके बाद बेंजीन बाकी है। तो मैंने अभी कल मैं जब डिस्कस कर रहा था दीपक सर से, तो उन्होंने बोला कि सर एल्कीन हो गया है, एल्काइन जो है वो सिर्फ बचा हुआ, और एरोमेटिक तो हो गया। तो बेंजीन आप बोल रहे हो बेंजीन हुआ नहीं है, और वो बोल रहे हो गया। सर बेंजीन का ऐसा है कि थोड़े टॉपिक्स बाकी हैं, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वो सब था, वो हम्म। हमने पहले कर लिए थे while we were studying all those stability and all that। तो कुछ कुछ चीजें बाकी होंगी, not much, ऐसा है सिचुएशन। मतलब एल्काइन पूरा बचा हुआ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ।
हाँ जी सर, एल्काइन बेसिकली पूरा बचा। और एल्कीन अभी फिनिश नहीं हुआ। एल्कीन थोड़ा सा बाकी होगा आई गेस। नहीं, आई गेस क्या, तुम लोग बताओ, बाकी लोग बताओ। उत्कर्ष बाकी नहीं। बचा हुआ। सर एल्कीन थोड़ा सा बचा हुआ है, अच्छा, एल्कीन बचा हुआ है, एल्काइन पूरा 20 बचा। मिनट का डिस्कशन होगा एल्कीन में, बता, हाफ एन आवर का एल्कीन बचा हुआ है, एल्काइन पूरा बचा हुआ है। और बेंजीन का कुछ पार्ट। एल्कीन में कितना टाइम लगा? मेरे ख्याल से 2 से 3 क्लासेस। इसका मतलब है कि अगर आपको एल्काइन करना है तो उसमें भी 2 से 3 क्लास तो लगेगी। हालांकि यस सर। एल्काइन इज वेरी सिमिलर टू एल्कीन, बट तभी भी 2 से 3 क्लास तो लगेगी, 2 क्लास तो मिनिमम लगेगी। If not for alkyne, alone alkyne and benzene, if we consider both, so we'll need 3 to 4 classes. चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ, कल कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के क्लोज करेंगे अगले 3 दिन। ठीक है जी। Yes sir. और अभी ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इधर फंक्शन में तो कोई इशू नहीं आ रहा है, साथ के साथ चल रहा है। सर यस सर। फंक्शन में बस सर वो थोड़ा डीबीपी में रेंज कुछ वाले। डाउट्स आ रहे हैं। जैसे सर एक मिनट में, डीबीपी में है, डीबीपी 4 में है, 3 में है कुछ डाउट्स। तो तुम एक दो लोग यार, क्वेश्चन। तुम्हारा अलग से ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में तुम क्वेश्चंस डाल सकते हो, तुम डाल दिया करो, तो दिन में कभी भी मैं बैठा रहता हूँ तो सॉल्व करके शेयर कर दिया करूंगा। जैसे तुम बताओ क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हैं? फटाफट बोलो। सर करंटली बस एक टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, रेंज। रेंज अभी स्टार्ट ही हुआ है, रेंज में दिक्कत तो आएगी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ क्या, ऐसा कोई ज्यादा मेजर दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लॉज ऑफ इनइक्वालिटी में दिक्कत है तो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैंने लॉज ऑफ इनइक्वालिटी कराया था भाई, आप लोगों को याद करो। यस सर, ये करा तो था। लॉज ऑफ इनइक्वालिटीज करवाया था, बट हाँ, नॉट ओनली लॉज ऑफ इनइक्वालिटी है थोड़ी बहुत। क्वेश्चन करो, डिस्कस करो, बस सीधी सी बात है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो डीपीपी आपको शेयर करी हो उसका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं होना चाहिए, हर क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। अगर आपने ये डीपीपी सारी कर जाए, जितना मैं क्लास में दे रहा हूँ ना, तो कैलकुलस में उसके अलावा और को कुछ नहीं है, आप कंफर्टेबल रहो। हाँ बताओ भाई, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन बोलो। गेम 3 में क्वेश्चन नंबर 34 और 44 में डाउट है। गेम थ्री गेम थ्री में क्वेश्चन नंबर 34। 34 में डाउट है। 34 मतलब वो लॉगरिथमिक फंक्शन वाला ये? यस सर। क्या दिक्कत है? a² + 4b² इज इक्वल टू 12ab दिया हुआ है। यहां से क्लियर दिख रहा है कि a+2b, a² + 4b² + 4ab इज इक्वल टू 16ab हो जाएगा, अगर मैंने 4ab ऐड कर दिया। इधर में a+2b का होल स्क्वायर हो गया, उधर में 16ab आ गया, दोनों साइड लॉग ले लिया, तो 2 टाइम्स log ऑफ a+2b इज इक्वल टू log ऑफ 16 प्लस log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो log a+2b हो तो गया प्रूफ, ये आ गया 1/2 टाइम्स log 16 कितना हुआ बेटा? 4 log 2, 4 log 2 प्लस log a प्लस log b, यही तो प्रूफ करना था, क्या दिक्कत थी इसमें बताओ? ये सर बताओ। हो नहीं रहा था वैसे। चलो कोई बात नहीं, अभी क्लियर है। यस सर। और कौन सा बोल रहे थे? सर और गेम 4 में डाउट्स हैं। अरे नहीं, इसमें एक और क्वेश्चन बोला था तू। यस सर, 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन। यार इसमें भी कुछ खास तो नहीं है, इसको क्लब कर, इसको क्लब कर, लॉग हटा, फिर अलजेब्राइक इक्वेशन बना, सॉल्व कर। अरे वो लॉग थोड़ा ए लंबा जा रहा था तो मैंने पूछना था कि उसका कोई शॉर्टर मेथड होगा। नहीं, पहले पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कर, शॉर्टर मेथड के चक्कर मत पड़ा कर, हर क्वेश्चन में शॉर्टर मेथड नहीं होता ना बेटा। ओके सर। हर जगह शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ो ना। नहीं नहीं, देखो, द सॉल्विंग इक्वेशन इन inequality is a kind of manipulations and there are lots of manipulations needed. So if you stuck into manipulations, that's not a problem, but you should not be afraid of manipulations, ठीक है ना?
कई बार क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होता है, कई बार आप सही मैनिपुलेशन नहीं कर पाते हो, नहीं सॉल्व होता है, तो ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रैक्टिस है, तो करना चाहिए, करते रहो, दैट्स ऑल। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन बोले थे? गेम 4 में क्वेश्चंस हैं फिर 34। 34 गेम 4 का है? यस सर। गेम 4 का 34 क्या है? log ऑफ 2 बेस पर है 25 क्यूब -1 इज इक्वल टू 2 प्लस log ऑफ 5 टू द पावर x प्लस 3 प्लस 1, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना? तो यस सर। भाई, तो इसका मतलब है कि ये है log ऑफ 25 का क्यूब -1 बेस 2 माइनस log 4 बेस 2 इज इक्वल टू log ऑफ 5 टू द पावर x प्लस 3 प्लस 1। फिर यहाँ आ गया log a माइनस log a बाई b, तो log ऑफ ये हो जाएगा तुम्हारा 2 बेस पर, इधर राइट साइड में भी log का बेस 2 ही है, यहाँ पर भी 2 ही है, इसका ध्यान रखना। तो 2 बेस पर आ गया तुम्हारा 25 का क्यूब -1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू log ऑफ 2 बेस पर 5 टू द पावर x प्लस 3 प्लस 1। इसके बाद सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b इज 24। एक सेकेंड यार, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बट एनीवे चलो कोई बात नहीं। ये 25 क्यूब मतलब 5 टू द पावर 6 हो गया ना? यस सर। 5 टू द पावर 6 -1 बाई 4 इज इक्वल टू 5 टू द पावर x प्लस 3 प्लस 1। अब ये एक्चुअली हो गया a क्यूब -5 -1 4, तो कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा क्या बचेगा? ये 5 टू द पावर 6 -1 को इसको हम लिख सकते हैं क्या? हम्म, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग एरर है बेटा। ओके सर। हाँ, डेफिनेटली कुछ प्रिंटिंग एरर है इसमें। मे बी यहाँ पर 25 क्यूब नहीं है, 25 की पावर x हो सकता है। एक सेकंड, जरा इसको जरा ट्राई करना, आई आई एम गेसिंग ओनली। 25 क्यूब के बजाय इसके जगह पर आप लिखना 25 की पावर x, तब क्या होगा? 5 टू द पावर x का स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5 टू द पावर x प्लस 3 प्लस 1। 5 टू द पावर x को y मान लो, क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 4 इंटू 125y प्लस 1। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व यस सर। करके चेक करना, देखना क्या पता आंसर यहाँ से आ जाना चाहिए। ऐसे सॉल्व करके देखना, अदरवाइज कुछ एरर है, मतलब प्रिंटिंग एरर है। चलो एनीवे, और कीप ऑन वर्किंग। और भी कोई डाउट हो तो एक बार मेरे को शेयर कर देना, क्वेश्चन में चेक कर लूंगा उसको, ठीक है? ओके सर। सर गेम 3 में क्वेश्चन 36 डाउट है। गेम 3 में क्वेश्चन नंबर 36। गेम 3 में क्वेश्चन नंबर 36 में डाउट क्या है भाई? गेम 3 क्वेश्चन नंबर 36।
गेम 3 क्वेश्चन नंबर 36 में 81 की पावर में क्या है? 1 रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज, इसको लिख दो log 5 बेस 3 प्लस 27 है 3 क्यूब, इसकी पावर में है log 36 बेस 9 एंड डिवाइड बाय प्लस एक और है तुम्हारा 3 की पावर में है 4 और रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से log 7 बेस 9, यही है, डिवाइड बाय 89, यही था ना? यस सर। तो इसको अब आप क्यों लॉग की प्रॉपर्टीज है जी, देखो ये है तुम्हारा 3 की पावर 4, इसको लिखो 3 की पावर log 5 बेस 3 होल टू द पावर 4, चलेगा? यस सर। इसको लिख दो ये 3 की, गेट कैंसिल। 9 का होता है, 9 क्या होता है? 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो उसका 1/2 बाहर आ जाएगा। यस सर। 3 की पावर log 36 बेस 3 और बाहर में आ जाएगा 3/2, बोलो है ना? ये 3 पावर यस इसका सर। हाफ, और अगला वाला आ गया तुम्हारा 3 की पावर, ये log 9 बेस है तो 9 का 3 स्क्वायर करके हाफ ले लो, But तो should we write 36 also 6 square back there in the previous? क्या बोला? Uh, जो हमने log 36 में बेस 3 है तो 36 को 6 का स्क्वायर लिख दे। नहीं लिख रहा हूं मैं ना, नहीं लिखा ना, नाराज हो गए क्या तुम? ये 5 की पावर 4 हो गया, ये वाला 36 की पावर 3 36 बाई की 2 हो पावर गया। 3/2 हो गया, और ये वाला तुम्हारा 7 का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई 89 हो गया। अब कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। 10 है। Yes, sir. ओके सर। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, और भी ट्राई कर लेना, जो भी और बचे हैं उनको भी एक बार कर जाना। बेसिकली ये वार्म अप था सिर्फ, कि कम से कम इतने क्वेश्चन कर लेने के बाद आपको लॉग में, एक्सपोनेंट में, मॉड में, जिंट में आप कंफर्टेबल हो जाओगे, है ना? तो उतना कंफर्ट ही चाहिए, बहुत उसमें आपको पीएचडी नहीं करनी है ये सारे फंक्शंस में। चलो, तो क्लोज कर रहे हैं आज के डिस्कशन को। सर वो शॉर्ट नोट्स के बारे में एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हो? शॉर्ट नोट के बारे में ब्रीफ मतलब क्या, जैसे? सर वो बनाने कैसे हैं सर, वो क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, उसको छोटे से स्पेस में लिखने में दिक्कत हो रही है। नहीं नहीं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो एक्चुअली क्या है ना कि आप जब अपना नोट बनाते हो, क्लास नोट, तो क्लास नोट के में हमेशा क्लास में 2 कॉपी रखो। एक कॉपी जिस पर कॉन्सेप्ट लिखो और क्वेश्चन लिखो, और एक कॉपी जिसके ऊपर सोल्यूशन करो। सिर्फ वो क्वेश्चन का सोल्यूशन उस कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में लिखो, सोल्यूशन मत लिखो, केवल मेथड्स लिखो, इंपॉर्टेंट बात उसमें केवल मैनेज करो। जैसे अब अभी रेंज कर रहे थे, तो रेंज करते समय 2 प्रॉब्लम किए, 3 मेथड से किए, तो वो 2 प्रॉब्लम सिग्नेचर प्रॉब्लम है, उसको करके वो तीनों मेथड उसका मेंशन कर लो वहां पर। उससे क्या रहेगा, तुम्हारे दिमाग में रिवीजन के समय रहेगा कि हम रेंज निकालते समय ऐसे इतने डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते, एक बार, दैट्स इट। अदरवाइज मैथ्स में नोट्स वोट्स कुछ नहीं होता है, देखो एक बार बन गया दोबारा देखने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि कंटिन्यूसली यू Yes, आर sir. सॉल्विंग सो मेनी प्रॉब्लम ना, उसकी जरूरत नहीं होती। बट यस, जरूरत पड़ती है कब मालूम है? फाइनल एग्जाम के पहले, जब रिवीजन साइकिल में जाओगे तब तुम्हें अपने नोट्स की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि नोट्स क्या है, एक बार आप नोट्स पूरा ऐसे पलट के देखोगे ना, लेकिन वो तब कब कब देख पाओगे, जब आपका नोट्स अलग होगा और प्रैक्टिस वाला नोट्स अलग होगा। नहीं तो इतने सारे बंडल, 15 किताबें हो जाएंगी, तो 15 बुक लेकर के ऐसे उनके बीच में दब के रह जाओगे। तो आपने हमेशा पूरा मैथमेटिक्स आपकी कितने में होनी चाहिए, 3-4 नोट के अंदर में हो जानी चाहिए, 4 कॉपी, 5 कॉपी मैक्सिमम। तो उसके लिए हमेशा प्रैक्टिस कॉपी और कॉन्सेप्ट वाली कॉपी अलग रखो। कॉन्सेप्ट कॉपी में भी सवाल होते हैं सारे, लेकिन केवल सवाल होते हैं, उनके आंसर डिटेल में नहीं होते हैं। आप डिटेल में दूसरी प्रैक्टिस कॉपी में आप क्लास में भी सॉल्व करते रहो, और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें वहां लिखो, बस दैट्स इट। बाकी रफ में करो, चाहे से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर तो अगर आप वो करना सीख गए तो वो अब आपके नोट्स मैथ्स में बन जाएंगे, फिजिक्स में बन जाएंगे, केमिस्ट्री में बन जाएंगे। दिमाग में ये रहना चाहिए कि 5-6 कॉपीज होंगी ऐसे पतली पतली आपकी, ऐसे मान लो वही 5 कॉपीज मैथ्स की होंगी, वही 5-6 कॉपी फिजिक्स की होगी, वही 5-6 केमिस्ट्री की होगी, जिसमें पूरा आपका 2 साल का लाइफ होगा, और वही 5 कॉपी रिवाइज करना होता है।
चैप्टर बाय चैप्टर। जैसे मान लीजिए जब रिवीजन तो टॉपिक वाइज होगा, तो एक बार फटाफट जो है रिवाइज करेंगे, फिर सीधे डीपीपी पे आ जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो रिवीजन में टाइम नहीं लगना चाहिए उसमें। एनीवे, एनफ गॉसिप।